गुड मॉर्निंग क्लास। आज चैप्टर फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह विभिन्न तरीकों से अपने भावों विचारों को प्रकट करता है। कभी कभी वह संकेतों, चिन्हों अथवा ध्वनियों के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट करता है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक देखिए। तो इसमें क्या है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक। दूसरी नर्स है, एक डॉक्टर से कुछ कह रही है, कुछ संकेत कर रही है। और ये भी संकेत कर रहा है सिपाही जो खड़ा है। तो हम कुछ सांकेतिक भाषा में कुछ चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें हमें बोलकर बताई जाती हैं तो हम सुनते हैं, उनको तब समझते हैं। और कुछ चीज़ें हम लिखी हुई पढ़ते हैं तो वो हम समझते हैं। वो लिपि के माध्यम से, लिपि के द्वारा लिखी जाती हैं, उनको हम समझते हैं। तो इन चित्रों में शिक्षिका बच्चों को चुप कराने का इशारा करके, नर्स मुंह पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करके तथा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारों से वाहनों के आने जाने का इशारा करके अपने अपने भाव या विचार को प्रकट कर रहे हैं। तो ये कौन सा माध्यम हो गया भाषा का? सांकेतिक भाषा, क्योंकि वो अपने संकेतों से दूसरों को बता रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उन संकेतों को हम देखकर समझ रहे हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। अब है भाषा। उपर्युक्त माध्यमों द्वारा भावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहा जाता। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा में मुख्यतः बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। जहाँ तक भावों और विचारों को प्रकट करने की बात है, ये बोलकर तथा लिखकर दोनों तरह से व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। अब है भाषा के प्रचलित रूप। तो भाषा के प्रचलित रूप कौन कौन से हैं? प्रचलित जो प्रचलन में है रूप, वो दो प्रकार से हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। तो सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। तो नीचे दिए गए चित्रों से, यानी अगले पेज पर जो आपके चित्र दिए गए हैं, उनसे पता चलता है कि मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना, नेता द्वारा भाषण देना, सब्जी वाले का आवाज लगाना इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर भावों तथा विचारों को व्यक्त करना। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। तो नेक्स्ट पेज पर वही चित्र दिए गए हैं कि संवाददाता क्या कर रहे हैं, न्यूज़ बोल रहे हैं, तो आप उसको सुनकर समझ रहे हैं। और उसके बाद में नेताजी भाषण दे रहे हैं तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। सब्जी वाला आवाज लगा रहा है, वो भी सुनकर हमने समझा। तो मनुष्य के मुख से उच्चारित भाषा को ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो जो चीज हम सुनकर समझते हैं और जो सामने वाला बोल रहा है, वो क्या है, मौखिक भाषा है। नंबर 2 लिखित भाषा। नीचे दिए गए चित्रों में संपादक अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। शिक्षिका व्याकरण की जानकारी श्यामपट्ट पर लिखकर दे रही हैं। नीचे दिए उदाहरणों के द्वारा हमें लिखित रूप में जानकारी मिल रही है, अर्थात ये भाषा का लिखित रूप है। भाषा के इस रूप को हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, इसको पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। अब क्या है, लिखित रूप समझाया, अभी मैंने आपको मौखिक रूप बताया। अब आया भाषा का दूसरा रूप यानी लिखित रूप। तो लिखित रूप में क्या है कि जो भी लिखकर सामग्री इकट्ठी की गई और उसको जिसको हमने पढ़कर समझा, वो आई लिखित, जो वो लिखित भाषा है। जैसे समाचार पत्र आया आपके यहाँ, तो समाचार पत्र में जो चीजें लिखी थी आपने पढ़ी समझी, वो लिखित भाषा हुई। अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा और आपने उसे पढ़ा और समझा, तो वो लिखित, अध्यापिका ने लिखा तो लिखा हुआ आपने समझा, इसलिए वो लिखित भाषा का उदाहरण है। तो जब भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है और उसे समझा जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। फिर अगला आता है आपका पॉइंट बोली, यानी भाषा, बोली, लिपि है ना, लिपि और व्याकरण है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। अगला टॉपिक आपका इसमें आता है बोली। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप और वो क्षेत्रीय रूप है। तो जो हमारे क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ जो भाषा जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। कि किसी विशेष क्षेत्र में, अगर अभी आप कभी गांव में चले जाओ तो कोई दूसरी बोली है, आप एटा में हो तो कोई दूसरी बोली है, तो वही बोली है। तो वो क्या है, भाषा का अल्प विकसित रूप है। तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है।
अगला टॉपिक है आपका लिपि। तो भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्हों की रचना की गई, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। यानी उसे जो चिन्ह बनाए गए उन्हें चिन्हों को हमने वर्ण भी कहा और उसे ही हमने लिपि कहा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। परिभाषा क्या है लिपि की? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी जो हम चिन्ह हमने जो व्यवस्थित किए, जो चिन्ह निश्चित किए भाषा के लिए, वो चिन्ह हमारे क्या कहलाए? लिपि कहलाए। अब हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विभिन्न भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं, जैसे नेपाली, मराठी, संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू की, फारसी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका व्याकरण। तो किसी भी भाषा का सही तथा शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो जो नियमों का पालन जो करवाता है वो क्या होता है? व्याकरण होता है। तो जो हमारी भाषा है उसको शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए गए, जो नियमबद्ध भाषा की गई, वही नियम व्याकरण कहलाए, और व्याकरण के द्वारा ही इन नियमों को बनाया गया। तो व्याकरण की क्या परिभाषा है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी शुद्ध रूप में बांधी जाती है भाषा, वो हमारी क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाता है। जैसे जाएंगे सब पार्क में हम, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इस वाक्य को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखेंगे, हम सब पार्क में जाएंगे। तो जब हमने हम सब पार्क में जाएंगे तो इसे क्या किया? व्याकरणबद्ध किया, और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब हमारी आती है राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। भारत की अन्य भाषाएं, भारत के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है वे इस प्रकार हैं। वैसे तो इसमें आपके नाम पूरे शायद नहीं दिए गए हैं, लेकिन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मान्यता दी गई है संविधान में 22 भाषाओं को। संस्कृत, कश्मीरी, बंगला, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी और हिंदी। तो ये भाषाओं को हमारी क्या है? इन्हें संविधान में भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब अध्याय में इसमें क्या बताया गया, यानी इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया, वो फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा दो प्रकार की होती है, नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। बोली देश के सभी किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा बोली कहलाती है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए उन्हें लिपि कहा गया। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट, 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। अब ये एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगी। ये चैप्टर आप सुनकर समझेंगे, अच्छे से इसको वीडियो को देखना और अच्छे से समझना। ओके, बाय।